हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट चैप्टर 10th क्लास का अ लेटर टू गॉड फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखा है जी.एल. फ्लुएंट्स ने। तो आज हम इसकी पूरी हिंदी अनुवाद समझेंगे। तो बिना रुकावट के इस वीडियो के तो यहाँ से मैं पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी साथ के साथ देखते जाइए। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। इसका मतलब होता है वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। From this height, on one cloud, see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. मतलब मैं आपको अब इस पूरे का आपको हिंदी में अनुवाद मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ शुरुआत से। वह घर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसल के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे, उसको देख सकता था। इसमें मतलब ऐसा होता है कि एक घर होता है सबसे दूर और सबसे अलग एक घर होता है। वहाँ पे एक लेंचो नाम का वो रहता है किसान, उसने एक मक्के की खेत उगाए थे। तो बस आपको इतना ही समझना है, जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे उसको देख सकता था। एकमात्र चीज़ जिसकी ज़मीन को आवश्यकता थी वह एक भारी बारिश। मतलब आपको पता है कि भी कभी हमें खेत उगाना होता है तो हमें बारिश की तो ज़रूरत होती है, जिससे पानी आए, जिससे फसल उग पाए, ठीक है। तो उसमें पूरे प्रातः काल लेंचो मतलब पूरे दोपहर लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठता से जानता था, मतलब अच्छी तरह से जो अपने खेतों को जानता था लेंचो, उसने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय अन्य कुछ नहीं किया था। फिर बाद में एक महिला मतलब जो उसकी जो पत्नी होती है वो जो रात्रि का भोजन तैयार करती होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नाउ वी आर, ये वुमेन आती है और फिर ये वुमेन कह रही है ना, ये जो वुमेन है, ये जो इसकी लेंचो की पत्नी है, ये खाना बना रही होती है रात का सबके लिए। उसने उत्तर दिया कि हाँ, भगवान चाहे तो बड़े लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे, तब तक कि महिला उनको सबको नहीं पुकारे। मतलब उन सब बच्चों को महिला ने कहा, उनकी माता ने कहा कि आ जाओ बच्चों और भोजन तैयार है, भोजन खा लो। फिर यह भोजन के दौरान हुआ था जैसे कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। यहाँ पे आता है कि फिर लेंचो हैज़ प्रेडिकेट बिग ड्रॉप्स, यानी बड़ी बड़ी बूंदें आने लगी थी। जैसा कि लेंचो ने सोचा था वैसे यहाँ पे बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। फिर बाद में इसमें कहते हैं कि आने लग गई थी। उत्तर पूर्व में मेघों यानी बादल के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ व मधुर थी, मतलब वहाँ की जो वायु थी, मतलब हवा चल रही थी, वो बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। और इसी के साथ वह बहुत ज़्यादा खुश हो गया था लेंचो। फिर वायु स्वच्छ व मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। मतलब जो लेंचो किसान था उन खेतों के, मैं बाहर गया था फसलों को और बारिश का आनंद लेने के लिए। और मैं जब लौटा, उसके भावावेश में कहा, ये आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही है, वे नए सिक्के हैं। मतलब उसे इतनी खुशी हुई कि उसे लगा कि ये मोटे मोटे सिक्के गिर रहे हैं। बड़ी बूंद 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी वाली 5 के हैं। मतलब उसने यह माना, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ भी है कि उसने इतने माना कि भाई ये इतने हैं, ये इतने के कॉइन है, उसने ये कहा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज। जो बड़ी बड़ी बूंदें थी उसने उसको 10 सेंट के पीसेज में कहा, और जो लिटिल वंस यानी जो छोटी की थी उसको उसने 5 सेंट पीसेज में कहा, ठीक है। इस प्रकार लेंचो बड़ी बड़ी बूंदों को सोचता है। उसके बाद में क्या होता है, एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा, किंतु अचानक ही एक शक्तिशाली पवन ने चलना आरंभ कर दिया। मतलब बहुत तेज फिर हवा वहाँ पे चलने लग गई। इसके बाद में क्या होता है, फिर वहाँ पे इसकी वर्षा के साथ साथ बहुत बड़े ओले गिरने लग गए। मतलब ओले आपको पता है मोटे मोटे बर्फ़ के कण होते हैं, वह गिरने लग गए मोटे मोटे। फिर बाद में क्या था, बस उसकी खेत खराब हो गई। तो आगे हम देखते हैं क्या होगा। फिर बाद में होता है, ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्के के अवश्य मेल खाते थे। लड़के अपने को आनंदित करते हुए, अर्थात अपने कपड़े उतारकर वर्षा में गोती लगाकर पानी के साथ में वहाँ पे खेलने लगे। फिर बाद में अब वास्तव में मौसम ख़राब हो रहा था। अब जो मौसम था वह बहुत ख़राब हो रहा था और लेंचो बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि उसकी अगर किसान की जो है ओले गिर जाएंगे अगर उसके खेत में तो वह ख़राब हो जाएगी। इसी के साथ में बहुत ज़्यादा ये रहा लेंचो, इसको आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जब वहाँ पे खेत में ओले गिरने लग गए थे। फिर बाद में कहा था, वह घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों में, सारी घाटी में ओले गिरने लग गए थे। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया था, मतलब जो उसका लेंचो का खेत था वह ऐसा हो गया था भी जैसे कोई नमक की चादर से ढका हुआ हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं था, मतलब जो सारे पत्ते थे वो झड़ गए थे। फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था, पौधों से फूल झड़ चुके थे। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी। लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका था, क्योंकि उसकी जो एक आशा थी वो इनकी थी, इनसे वह अपना पेट पालता था। किसान फसल से ही करता है, आपको पता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंचो की सारी फसलें खराब हो चुकी
थी, तो अब यह भी क्या करता। तो इतना नुकसान तो वह नहीं करता। ओलो ने तो कुछ नहीं छोड़ा है। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी। वह उस रात को बहुत दुख हो गए थे। उस दिन रात को जैसे वो खाना बनाई थी, फिर उसके बाद में एकदम से बहुत तेज हवा आने लग गई थी और फिर ओले गिर गए थे और फिर सारी फसल खराब हो चुकी थी लेंचो की। फिर वह कहता है हमारा जो सारा कार्य था इतना, वह व्यर्थ ही हो गया था। मतलब अब उसके इतना भी नुकसान हो गया तो उसका सारा जो कार्य था वह व्यर्थ हो गया था। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। वह ऐसा कहता है कि हम इस वर्ष सब भूखे रह जाएंगे। फिर वह कहता है किंतु उन सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य में उस अकेले घर में रहते थे, एक एकल आशा थी। मतलब जो लेंचो था वह बस एक जने पे आशा रखता था, परमात्मा से सहायता, अर्थात भगवान से वह सहायता करने की। इतने परेशान न हो, भले ही यह एक पूर्ण नुकसान प्रतीत होता है। याद रखो, भूख से कोई भी नहीं मरता। यह आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंचो ने क्या कहा था जब उसकी फसल खराब हो गई थी कि भूख से कोई नहीं मरता। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि नो वन डाइज फ्रॉम हंगर। ये रहा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, लिखा हुआ है नो वन डाइज ऑफ हंगर, रिमेंबर। उसने कहा था कि भी डोंट बी अपसेट। लेंचो ने कहा था कि भी भूख से कोई नहीं मरता। इसके बाद में देखते हैं क्या कहता है कि लेंचो से फिर वे लोग यही कहते हैं, भूख से कोई भी नहीं मरता। पूरी रात के दौरान लेंचो ने केवल अपनी एक आशा के बारे में सोचा, परमात्मा की सहायता, जिसकी आंखें जैसे कि उसे बताया गया था प्रत्येक चीज़ देखती थी। यहाँ तक मतलब जो ईश्वर है वो हमें सबको देखता है, हम हर टाइम क्या करते हैं, यहाँ तक कि एक व्यक्ति के अंतकरण की गहनता तक भी। लेंचो एक व्यक्ति रूपी बैल था। मतलब वह हल जोतते हैं बैल, उसी टाइप में काम करता है किसान। खेतों में एक पशु की भांति कार्य करता था, किंतु फिर भी वह जानता था कि लिखा कैसे जाता है। मतलब वह किसान था, फिर भी उसे मतलब लिखना तो आता ही था। इतना तो मतलब उसमें वो था दिमाग, मतलब इतना तो उसको आता ही था। ठीक है, फिर इसके बाद में कहता है कि उसने फिर वो क्या करा। एक सुबह हुई, अगले आने वाले रविवार को वह दिन निकलने लगा। जैसे ही सूरज ऊपर आने लगा उसने एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया। वह पोस्ट ऑफिस में, बहुत दूर उनके पोस्ट ऑफिस था, वहाँ पे चिट्ठी लिख के वह अपने भगवान को भेजने के लिए वह गया। फिर बाद में वह क्या किया, अगले रविवार को दिन निकलने पर उसने एक पत्र लिखना आरंभ किया, जिसे वह स्वयं कस्बे तक ले जाएगा और डाक में डाल देगा। मतलब डाक पोस्ट में लेटर डालते हैं, उस टाइप से मैं गया। यह परमात्मा को एक पत्र से कम नहीं था। मतलब वह परमात्मा को पत्र लिख के दिया था और उसमें क्या लिखा था, हे ईश्वर, उसने लिखा, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मेरा परिवार और मैं इस वर्ष भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पैसोज की आवश्यकता है ताकि मेरे खेत में पुनः बीज बो सकूं। मतलब उसे 100 पैसोज चाहिए थे क्योंकि वह अपना खेत वापस उगाना चाहता था और पैसे कमाना चाहता था भूख के लिए, क्योंकि वह नहीं मर पाए इस कारण। फिर बाद में वह कहता है कि पूरी रात के दौरान लेंचो ने, फिर बाद में ये हो जाता है, फिर वह लिख के जाता है। फिर बाद में क्या होता है, उसने लिफाफे पर लिखा परमात्मा को, अर्थात टू गॉड। पत्थर को अंदर डाला और अभी भी दुखी था, फिर भी कस्बे में गया। डाकघर में उसने पत्थर पर टिकट लगाया और इसे डाक कस्बे में डाल दिया। कार्मिकों में से एक, मतलब जो वहाँ पे कार्य करता थे, उनमें से एक जो डाकिया था और डाकघर में भी सहायता करता था, अत्यधिक हंसते हुए और बॉक्स के पास गया। मतलब उसने लेटर देखा, वहाँ पे जो कार्य करता था, उसने जब लेटर देखा वह बहुत ज़्यादा हंसा। और फिर बाद में ये आप देख सकते हैं, आप लिखा है ना, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगा था। ठीक है, फिर बाद में मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगा था। और फिर बाद में क्योंकि उसमें लिखा था टू गॉड, मतलब परमात्मा को उसने पत्र लिखा था, इस कारण मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगा था। ठीक है, इस कारण मैं बहुत ज़्यादा हंसने लगा था। वह डाकघर में अत्यधिक हंसते हुए अपने बॉस के पास, मतलब वहाँ के जो बॉस थे उनके पास गया और परमात्मा का पत्र दिखाया। डाकिये के रूप में अपने कैरियर में उसने वह पता कभी नहीं जाना था। मतलब वह भगवान का पता कौन जानता है भला। डाकपाल एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था। उसने भी अचानक हंसना शुरू कर दिया, किंतु लगभग तुरंत वह गंभीर हो गया। मतलब वह उसमें डीप चला गया उस बात में। और फिर बाद में उस पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाते हुए उसने टिप्पणी की। मतलब उसने भी कहा सबको कि भाई वह गया। और फिर बाद में उसने सोचा कि भाई क्या विश्वास है आत्मा पर, काश मेरे पास इस व्यक्ति जिसने यह पत्र लिखा है उसके जैसा विश्वास होता, परमात्मा से पत्र व्यवहार आरंभ करने का। अतः लेखक के परमात्मा में विश्वास को न हिलने देने के लिए डाकपाल को एक विचार ध्यान में आया, पत्र का उत्तर दिया जाए। मतलब वह जो बॉस था वहाँ का, उसने सोचा कि भाई इस जो लेटर है इसका आंसर दिया जाए। लेकिन जब उसने इसे खोला तो यह सुपुष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे शुभकामनाएं, स्याही व कागज के अतिरिक्त कुछ और अधिक भी चाहिए था। किंतु वह अपने निश्चय पर अटल था। उसने अपने कार्मिकों से धनराशि मांगना आरंभ कर दिया। मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स, जो उनके वहाँ के वर्कर थे, बॉस ने वहाँ से उन एम्प्लॉय से वो रुपये मांगने चालू कर दिए। उसने दयालुता के कार्य के लिए कुछ न कुछ देने को बाध्य हुए। उसके लिए एक साथ 100 पैसोज एकत्रित करना असंभव था। मतलब जो वहाँ का बॉस था उसको एक साथ में मतलब 100 पैसोज करना बहुत मुश्किल था। अतः वह उस किसान को आधे से कुछ अधिक मतलब 70 पैसोज 70 पैसोज वह उसको देता है। फिर जैसे तैसे उसने इकट्ठी की, अपने एम्प्लॉय से उसने इकट्ठे की और फिर बाद में वह 70 पैसोज तो इकट्ठा कर लेता है और फिर बाद में किसान को दे वापस उसमें लेटर में डाल देता है।
फिर बाद में लेटर को डालने के बाद में क्या होता है, कुछ उस किसान को आधे से कुछ अधिक ही पैसे भेजने में समर्थ था। उसने धनराशि को उस लिफाफे में रखा बॉस ने, जिस पर लैंचो का पता लिखा था, और इसके साथ एक पत्र जिस पर केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में लिखा था, परमात्मा। वो वहाँ पे जो बॉस थे उसने लिख दिया था कि परमात्मा। फिर जो नेक्स्ट संडे अर्थात अगले रविवार को लैंचो सामान्य से कुछ पहले यह पूछने आ गया कि क्या उसका जो वो लेटर था उसका कोई आंसर आया। यह डाकिया स्वयं था, मतलब वहाँ का बॉस ही था, उस बॉस ही था, उससे ही कहा था, जिसने उस पत्र सौंपा। जबकि डाकपाल एक ऐसे संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसने एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से देखता रहा। लैंचो ने धनराशि को देखकर हल्का सा भी आश्चर्य नहीं किया, मतलब जो उसने उसमें रुपए देखे, उसको लेटर उसको खोला, फिर बाद में बिल्कुल भी मतलब आश्चर्य नहीं हुआ कि भाई रुपए आ गए, भगवान ने भेजे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि उसको भगवान पे इतना भरोसा था कि भाई भगवान तो पक्का ही भेज सकते हैं। फिर बाद में उसने जब रुपये गिनना शुरू किए, फिर बाद में उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसने 100 पैसों मांगे थे और उसमें ओनली 70 पैसों ही मिले। तब उसने सोचा कि भगवान तो कभी भी गलती नहीं कर सकते, मतलब इन जो ऑफिसर, यहाँ के जो ऑफिसर हैं, मतलब बॉस है, इन्ने ही रुपये लिए हैं, इन्ने ही रुपये लिख दिए हैं। फिर उसने क्या किया, तुरंत ही लैंचो स्याही व कागज मांगने के लिए खिड़की तक गया। सार्वजनिक लेखक मेज पर उसने लिखना आरंभ किया। मेज पर अपने बोहों को की सलवटों के साथ जो प्रयास द्वारा उत्पन्न हुई, उसमें उसने लिखा कि आपने मेरे लिए 100 रुपये भेजे थे, परंतु यहाँ के इन लोगों ने 70 रुपये ही मुझे मिले हैं, यहाँ के लोगों ने उसमें से ले लिए, तो बची हुई शेष राशि आप मेरी तरफ भेजें। और अब की बार जब आप मेरे पास ये रुपये भेजेंगे, तो अब की बार वह यहाँ पे बैठ गया था और यहाँ पे लेने आया था। फिर बाद में इसने कहा कि अब की बार आप जब मुझे रुपये भेजेंगे तो आप इनके थ्रू मत भेजना, मतलब डायरेक्ट ही मेरे पास में भेजना। फिर उसने बाद में नीचे लिख दिया लैंचो। इसी के साथ यहाँ आपके क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, और यहाँ पे भी आपके क्वेश्चन आंसर है। इसी के साथ आपके चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर में कुछ नहीं था, अब एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं जो आपको सही से समझ में आ जाए। इसमें ऐसा था कि यहाँ पे अ लेटर टू गॉड, इसमें ऐसा होता है कि सबसे पहले एक किसान रहता है, वह उसकी फसल की जो खेतें थी वह पकने वाली होती है, इसके लिए वो बहुत खुश होता है, और फिर इसी के साथ में वह बहुत खुश होता है, ऐसा उनका लेटर था है ना। इसी के साथ फिर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि भाई बारिश आएगी और मेरी फसलें अच्छी होएगी। फिर बाद में बारिश आना शुरू भी हो जाती है, पर फिर बाद में क्या होता है कि एकदम से ओले पड़ने लग जाते हैं, और ओले पड़ने लग जाते हैं तो उसकी सारी फसलें ख़राब हो जाती है। और फिर बाद में उसको भगवान की आशा थी और वो भगवान के पास पत्र लिखने गया, पोस्ट ऑफिस में, भगवान के पास तो नहीं। फिर बाद में पत्र लिखने गया और फिर बाद में पत्र में उसने लिखा कि भगवान हम इस परिवार भूखे मर जाएंगे, इसके लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, जिससे हम वापस बीज उगा सकें और फिर अपना पालन पोषण कर सकें उन फसलों को बेचकर। इसी से फिर बाद में उन फसलों को खाकर पालन पोषण कर सके अपना, इसके लिए मुझे 100 पैसे दे दीजिए। फिर बाद में ऐसे भेजता है। फिर अगले रविवार को जब वापस आता है पूछने, जब फिर बाद में उसको 70 पैसे ही मिलते हैं, 100 नहीं मिलते। फिर बाद में सोचता है कि भगवान तो कभी गलती कर नहीं सकते। फिर वह सोचता है कि भाई इनने ही लिए हैं। फिर वह वापस एक पत्र लिखता है और कोई भी सरप्राइज नहीं होता 70 रुपये देख के कि भगवान ने भेजे, नहीं। फिर बाद में वह उसमें लिखता है कि आपने मेरे पास में 100 रुपये भेजे थे, आप गलती नहीं कर सकते, पर यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं इनने मुझे बस 70 रुपये पहुँचने दिए, मेरे पास में 70 रुपये पहुँचे, इनने बीच में रुपये ले लिए हैं, तो आप मुझे रुपये दें और अब की बार डायरेक्ट आप मुझे रुपये दें, ना कि इनके थ्रू रुपये दें। तो दोस्तों इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाता है, और अगर आपको और भी कोई टॉपिक्स में चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ जय हिंद।